हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 को। इससे पहले की वीडियोस में हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप वहां से लिंक ले सकते हैं। तो चलिए रीड की तैयारी को और मजबूत करते हैं। और ये रहा इंडेक्स आपके सामने। इस इंडेक्स में आप देख रहे हैं, हमने आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप तक पढ़ लिया है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिससे हमें राजस्थान के पठार, पहाड़ और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जानने को मिलेगी, जो रीट के एग्ज़ाम में मुख्यतः तथ्यात्मक रूप से पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीएससी की बुक कक्षा 6 हमारा राजस्थान। अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक व प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। दोस्तों, इसे हम पहले रीडिंग करेंगे, फिर जो इसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको अंडरलाइन करके, उसको नोट करके लर्न करेंगे, जो हमें बाद में रिवीजन करने में भी सहायता करेगा। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। मुख्य रूप से राजस्थान को 4 भूभाग में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है: थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी मैदान। सबसे पहले हम जानेंगे थार मरुस्थल के बारे में। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। तो इसकी सीमा क्या बताई है? पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक थार मरुस्थल फैला हुआ है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग में फैला हुआ है। एक अच्छा फैक्ट सामने आया है कि थार मरुस्थल कितने जिलों में फैला है, तो यह राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा कहलाता है, तो वह है थार मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बालिका स्तूप या धोरे किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा रेतीले मिट्टी व रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं, उन्हें बालू का स्तूप या धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ये भी हमें प्रकार याद रखने हैं कि थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मरुभूमि, मरु अर्थात जो रेगिस्तान से संबंधित है, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग
और नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश। इस प्रकार से थार के मरुस्थल का विभाजन किया गया है। चलिए और विस्तृत रूप से जानते हैं आगे। दूसरा है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के केड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो हम अरावली की मानते हैं। यह 692 किलोमीटर विस्तृत है। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है कि कितने किलोमीटर तक ये फैली है। तो यह है 692। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों को विभाजित करती है। पहला पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला को विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। मतलब जो पश्चिमी ओर रेगिस्तान है उससे सीमा बनाती है हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व के प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव व जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। प्रश्न आ सकता है कि पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा किस कारण होती है? तो वह अरावली पर्वतमाला के कारण भी होती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। तो राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी पहाड़ी को कहते हैं? तो वह है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू से तो हम सभी भली प्रकार परिचित ही हैं, क्योंकि माउंट आबू हम कई बार स्कूल से या फिर वैसे भी लोग पर्यटक स्थल के रूप में घूमने जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छा सनसेट देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा एक घूमने की जगह है माउंट आबू। आप भी जाइएगा। चलिए अभी हम आगे जानते हैं राजस्थान के बारे में। अब हमारे सामने है राजस्थान का भौतिक प्रदेश का नक्शा। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि एक पीले कलर में स्थान दिखाया गया है जो कुछ आयताकार सा है। यह रेतीला शुष्क प्रदेश है, थार मरुस्थल का स्थान है। इसमें इसके बाद थोड़ा भूरे रंग में दिखाया गया है। यह भी उस पीले से छोटा है लेकिन आयताकार। यह स्थान अर्धशुष्क मैदान है। इसके बाद लाल कलर का जो स्थान दिखाया गया है यह अरावली पर्वतमाला है। जैसा अभी हमने टॉपिक में पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला जो है ये रेगिस्तान से एक सीमा बनाती है। इसके बाद लाइट ग्रीन कलर में आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यह मैदान है, ये चंबल का मैदान है और दक्षिणी और यहाँ माही का मैदान है। इसके बाद जो डार्क ग्रीन कलर है यह हाड़ौती का पठार है। तो हमें याद रखना है कि सबसे पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है और सबसे पूर्वी भाग जो है वो हाड़ौती का पठार है। यहाँ जो लाइट ग्रीन कलर है ये 2 भागों में दिया गया है जो मैदानी क्षेत्र को दर्शाता है। ये सबसे उत्तरी भाग में भी है जहाँ घग्गर का मैदान है। यहाँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी बुक के इस पहले वाले चैप्टर में कि यहाँ पे हनुमानगढ़ नाम का ज़िला है जहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल भी पाया गया है। तो ये घग्गर के मैदान में है और इससे संबंधित प्रश्न 2017 में रीट में पूछा गया था। चलिए और विस्तार से जानते हैं। अगला प्रकार है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान जो है वो चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है।
कौन कौन सी नदियां हमें बताई गई हैं? चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा पूर्वी मैदान निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल का बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बेडलैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न 2017 में भी पूछा गया था कि चंबल का बीहड़ किसे कहते हैं। चलिए और जानते हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा कुछ निर्मित मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। अभी हमने नक्शे में देखा ही था, जो लाइट ग्रीन कलर से मेंशन था, माही का मैदान था और बीच में था चंबल का मैदान। 56 गांव के समूह एवं 56 नदी नाले से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यह भी प्रश्न आगे पूछा जा सकता है कि 56 का मैदान किसे कहते हैं। आंसर आपके सामने ही है, आप दोबारा रीड कर सकते हैं। चलिए और विस्तृत रूप से जानते हैं। अगला प्रकार है दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता था। अभी हमने मैप में देखा है कि जो सबसे डार्क ग्रीन कलर का क्षेत्र था वह हाड़ौती का पठार था। यह वही दक्षिण पूर्वी पठार की बात की जा रही है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। यह भी अच्छा प्रश्न है कि किस भाग में लावा द्वारा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है, तो वह है दक्षिण पूर्वी पठार अर्थात हाड़ौती का पठार। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। तो अन्य पठारों में बताए गए हैं, सिरोही में है उड़िया और आबू का पठार, उदयपुर और राजसमंद में है भोराट का पठार, 2 हो गए। चित्तौड़ में है मेसा का पठार, 3। फोर्थ है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का और उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। तो कुल अन्य 5 पठार की बात यहाँ पे की गई है। अब हम जानते हैं जलवायु और ऋतु चक्र के बारे में। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। कितनी प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की, ही हमें याद रखना है। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य देशों की तुलना में अधिक शुष्क है। यह तो हम सभी जानते हैं और इसकी जो कारण बताए गए हैं वह भी हमने जान लिए कि किस कारण हम इसे अधिक शुष्क प्रदेश कहते हैं। अब आपके सामने है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा का नक्शा। इसमें हमें दिखाया गया है जो समवर्षा रेखाएं हैं, इसमें जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है वह सबसे पश्चिमी भाग जो
20 सेंटीमीटर से लेके जो समवर्षा रेखा दिखाई गई है, ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। धीरे धीरे जो है कलर डार्क होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ वर्षा लगभग समान रूप से बढ़ने लगती है। और सबसे अधिक वर्षा जो क्षेत्र है वह है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या हाड़ौती के पठार के पास का क्षेत्र है। अब हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों से सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर जो सबसे पश्चिमी भाग है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये बहुत अधिक तापमान होता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जो बहुत ही राहत देता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो माउंट आबू सबसे ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का भाग है, इसीलिए यह स्थान सबसे अधिक ठंडा रहता है। एक बॉक्स दिया गया है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात की गई है, चलिए जानते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। तो यह इतनी अधिक तेज़ चलती हैं, तो इसलिए जो लू है ये बहुत ही इससे बचना चाहिए, ये इससे बीमारियां भी हो जाती हैं। वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा किस कारण होती है राजस्थान में? बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण, ये हमें याद रखना है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी भाग में होती है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि राजस्थान में पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है? वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, और दक्षिणी भाग में जो वर्षा होती है वह होती है अरब सागर के मानसून से। और सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जहाँ पे होती है वह जिला है झालावाड़, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। और सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिला लगभग 10 सेंटीमीटर में होती है, जो हमने अभी नक्शे में देखा ही था। यह रेगिस्तान वाला ही भाग है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। यह भी जानें, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इसी वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। यह प्रश्न में पिछली बार पूछा गया है कि किस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है और वह किस चक्रवात से आती है? तो वह है मावठ की वर्षा, जो भूमध्य सागर से आकर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। दोस्तों,
यह वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और हम एक वीडियो में एक चैप्टर कवर कर लेते हैं, इसीलिए ये वीडियो इतना बड़ा हो रहा है। चलिए एक टॉपिक और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। इसके कारण है वर्षा का सामयिक सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ के जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पे पड़ता है। हम भी अभी यही कर रहे हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, पानी को चालू करके छोड़ देते हैं, पानी वेस्ट करते हैं। किसी को अगर हम समझाते हैं तो वह हमें उल्टा जवाब देते हैं। हम दूसरों की बात नहीं मानते, दूसरे हमारी बात नहीं मानते। सभी लोग पानी को बर्बाद कर रहे हैं, तो जिससे अभी हमें आने वाले वर्षों में पानी की बहुत समस्या होने वाली है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, चैप्टर यहीं तक था। ये शब्दावलियाँ हैं, सबसे पहले बंजर, इसका मतलब होता है अनुपजाऊ। बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं होती हैं। अपर्दन अर्थात जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना अपर्दन कहलाता है। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं जो इस चैप्टर के अंत में दिए गए हैं, जिससे अभी हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना समझ में आया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत। अभी हमने पढ़ा कि अरावली पर्वत भी आता है राजस्थान में, थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान दोनों। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी या कंचनजंगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और यह आसान इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि हमने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है गुरु शिखर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र खालिस्तान अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, तो ये खालिस्तान की जगह क्या आएगा? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीला मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर इस प्रकार है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रति वर्ष सूखे का सामना करता है? ये अभी हमने जाना ही था। और मावट किसे कहते हैं? ये भी अभी हमने पढ़ा था कि किसे कहते हैं, मावट की वर्षा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख सकते हैं और इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।